नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम चोल साम्राज्य के इतिहास को देखेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो में चोल साम्राज्य के उदय से संबंधित तथ्यों को देख लिया है। कैसे चोल साम्राज्य उदित हुआ वह सब हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सुंदर चोल के बाद जो चोल साम्राज्य में एक नया युग आएगा, वह युग किस प्रकार से विकसित होता है, कैसे चोल साम्राज्य एक बड़े क्षेत्र पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उन पे अपना अधिकार स्थापित करता है। हमने देखा था कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और विजयालय के साथ साथ हमने यह भी देखा कि सबसे पहला राजा करिकाल चोल हमें मिलता है चोल साम्राज्य में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चोल साम्राज्य आगे बढ़ा और जो इनके प्रतापी राजा हैं वह किस प्रकार से मिले और कैसे श्रीलंका के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में इन्होंने अपनी शक्ति को फैलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक चोल साम्राज्य के विषय में। जब हम इनका क्षेत्र देखते हैं तो दक्षिण भारत का एक बड़ा क्षेत्र इनके अधिकार में था, श्रीलंका वह इनके अधिकार में था और जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है वह भी इनके अधिकार में था। जो व्यापारिक मार्ग है वह भी इनके अधिकार क्षेत्र में था और हम देखेंगे कि कैसे इस व्यापारिक मार्ग के लिए युद्ध होगा और चोल साम्राज्य उस युद्ध को जीतेगा। हमने देखा कि विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की। करिकाल का नाम हमें मिलता है, लेकिन चोल साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वह विजयालय हमें दिखता है। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम, उसके बाद इनके तीन वंशज जिसमें राजादित्य, गणरादित्य और अरिज्य, यह तीनों हमें मिलते हैं। इसके बाद जो गणरादित्य था इसका पुत्र मधुरांतक उत्तम चोल और जो अरिज्य है इसी का पुत्र हमें मिलता है परांतक द्वितीय या जिसे सुंदर चोल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा और हो सके तो इसको नोट करके रखिएगा, तभी आप चोल साम्राज्य को ठीक से समझ पाएंगे। तो सुंदर चोल के बाद आदित्य द्वितीय और जो सबसे ज्यादा फेमस है करिकाल के नाम से वह हमें मिलेगा। इसके साथ राज भी हमें मिलेंगे। राज के बाद राजेंद्र प्रथम और कुंदवा जिनका विवाह पूर्वी चालुक्य वंश से हुआ था वह हमें दिखती हैं। कुंदवा पुत्री हैं, विमलादित्य से इनका विवाह हुआ था। इसके बाद अंगमा देवी मिलेंगी जिनका विवाह राजेंद्र प्रथम से होगा और यह पूर्वी चालुक्य वंश से थी। तो राज के बाद हम देखते हैं कि जो पूर्वी चालुक्य वंश है उसका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है चोल साम्राज्य से। राजेंद्र प्रथम के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें हमें राजाधिराज राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र। दरअसल राज के बाद आप देखेंगे कि जितने भी यह लोग हैं या जितने भी यह चोल साम्राज्य के राजा हैं यह बहुत शक्तिशाली दिखेंगे और कहीं ना कहीं उसकी भूमिका बनाएगा कौन? आदित्य द्वितीय। आदित्य द्वितीय अपने शासनकाल में बहुत शक्तिशाली होता है। यह राजा के रूप में नियुक्त नहीं होता है, लेकिन यह बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है और हर लड़ाई में आदित्य द्वितीय जीतता है। जैसा हमने पीछे चर्चा की थी कि इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, उस पर बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, कैसे मृत्यु हुई उस पर बहुत विवाद है। लेकिन जब तक यह जीवित था लगातार युद्धों को जीतता रहा और चोल साम्राज्य की जो सीमा थी उसको बहुत दूर तक फैलाया। तो राजेंद्र प्रथम के वंशज देख लिए हमने। इसके बाद जो यह पूर्वी चालुक्य की अंगमा देवी है, इनसे कुंतोलक प्रथम हमें मिलता है जिसके पुत्र मुमुंडी चोल, वीर चोल और विक्रम चोल मिलते हैं। विक्रम चोल के बाद कुलोत्तुक द्वितीय, उसके बाद राज द्वितीय, कुलोत्तुक तृतीय, राज तृतीय और अंत में राजेंद्र तृतीय हमें मिलते हैं। इसके बाद चोल साम्राज्य कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है और जो पांड्य साम्राज्य था वह इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। तो देखिए, पहले पांड्य साम्राज्य था और उसके क्षेत्रों पर अधिकार किया चोल साम्राज्य ने। और भी साम्राज्य थे साथ में, जिसमें आप चालुक्य याद रखिए, पल्लव याद रखिए, यह साम्राज्य भी मिलते हैं। उसके बाद चोल साम्राज्य आएगा और बाद में पांड्य साम्राज्य फिर से उभर कर आएगा और चोल साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा। तो आप इस चार्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। राजाओं के नाम एक ही चार्ट में मैंने लिख दिए हैं, उनका शासनकाल भी मैंने लिख दिया है। जब आप आगे वीडियो में देखेंगे तो हो सकता है कुछ राजाओं के जो शासनकाल है उसमें थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखे। उसका कारण यह है कि जब कई सारे ग्रंथों को देखा जाता है तो उनके टाइम फ्रेम में थोड़ा अंतर दिखता है, तो उस वजह से वह अंतर आपको आगे दिखेगा। मोटा मोटा हमको समझना होगा कि किसका टाइम फ्रेम क्या है। एग्जैक्ट ईयर से आप कैलकुलेट मत करिएगा, आप टाइम फ्रेम को देखिएगा कि उस समय काल में लगभग
एक दो साल आगे पीछे। कौन राजा था? सबसे पहले हम देखते हैं राजराज प्रथम को, जिसका एक फेमस नाम मिलता है अरिमोली वर्मन। यह सुंदर चोल का पुत्र होता है और 985 से 1014 ईस्वी तक यह चोल साम्राज्य की बागडोर संभालता है। इसने अपने समय काल में जो केरल जनपद था उस पर विजय प्राप्त की और केरल में नौसेना का प्रभाव हमें दिखता है। चोल साम्राज्य सबसे पहली बार इतनी शक्तिशाली नौसेना बनाती है। तो केरल में जो नौसेना थी उसको पराजित किया और युद्ध कहाँ हुआ? कंडलूर में। और इस युद्ध की विजय के बाद राजराज प्रथम ने कांडूलर, तालैक, कलमस या फिर कल मरुत की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और विस्तार करने के दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, मतलब आसपास की जो शक्तियां थी, जिनमें हमें पांडे मिलते हैं, चालुक्य मिलते हैं मदुरा के क्षेत्र में, और जो दक्षिणी मैसूर का क्षेत्र था जहां पर गंग राजाओं का अधिकार था, उन सब पर राजराज प्रथम ने आक्रमण किए। उसके बाद इसने श्रीलंका या फिर सिंघल देश पर भी आक्रमण किया और उसको अपने साम्राज्य में शामिल किया। घटनाक्रम को हम समझते हैं। हम देखते हैं पांड्य साम्राज्य को, और यहाँ राजा होता है अमरभुंजक। इस अमरभुंजक की सहायता कौन कर रहा था? सिंघल देश के राजा। हमने पीछे भी देखा था कि पांड्य साम्राज्य का सिंघल देश के साथ घना संबंध था और सैन्य सहायता भी यह लोग दे रहे थे चोलों के खिलाफ। तो अमरभुंजक का भी सिंघल देश के साथ अच्छे संबंध होते हैं। और एक राजवंश हमें और मिलेगा, चेन राजवंश। इस युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? राजराज का पुत्र राजेंद्र। उसने इस युद्ध को लड़ा, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, राजा कौन है? राजराज प्रथम। इस युद्ध में अमरभुंजक पराजित हो जाता है और इसके बाद जो मदुरा का क्षेत्र है वह राजराज के अधीन आ जाता है। राजराज ने श्रीलंका के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया और वहां जब राजा था महेंद्र पंचम को हराया और उसके क्षेत्र पर शासन किया। श्रीलंका में एक फेमस स्थान है अनुराधापुरम। अनुराधापुरम को इसने ध्वस्त किया और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था वहां पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद राजराज ने जो गंगपाडी था, गंग वंश का, उस पर भी आक्रमण किया। उनसे इसने नोलंब और साले प्रदेश को जीत लिया। नोलंब को इसलिए जीता क्योंकि वह सहायता दे रहा था गंग वंश को। अब देखिए, एक तो इसने जीता सबसे पहले पांडे को, और पांडे का सहायक कौन है? सिंघल। तो इन्होंने सिंघल को भी पराजित किया। फिर इन्होंने आक्रमण किया गंग वंश पर और गंग वंश के क्षेत्र को जीता। गंग वंश का सहायक कौन है? नोलंब वंश। तो नोलंब वंश को इन्होंने पराजित किया। तो मुख्य राजा, मतलब जिससे सीधे सीधे शत्रुता है, उसको भी पराजित कर रहे हैं। और उनके पीछे जो काम करने वाली शक्ति है, मतलब जो सपोर्ट दे रही है, उस शक्ति को भी, या जो सहायक राजा हैं उन राजाओं को भी यह लोग पराजित करते हैं। तो हम अगर क्षेत्र देखें तो अमरभुंजक का क्षेत्र और सिंघल का क्षेत्र, यहाँ पर यह जीतते हैं। तो गंगवंश, अमरभुंजक का क्षेत्र, सिंघल देश और जो आपका यह चेन राजवंश है, इसके खिलाफ यह लोग अभियान करते हैं, इनके राजाओं को पराजित करते हैं। अनुराधापुरम को जीतने के बाद यह आगे बढ़ते हैं और पहले राजधानी बनाते हैं अनुराधापुरम को, और उसके बाद कोलत्र रुआ को अपनी राजधानी बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं जगन्नाथ मंडलम। पहले अनुराधापुरम को जीतेंगे, उसको राजधानी बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और कोलत्र रुआ को जीतेंगे और उसको फिर राजधानी बनाएंगे। इस क्षेत्र को जीतने के बाद उसका नाम परिवर्तित करेंगे और उसका नाम रखेंगे जननाथ मंडलम। इससे पीछे हमने देखा था कि चोलों का संघर्ष हुआ था। चोल गए थे, आपको मुकुट वाली बात याद होगी कि वहां पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद भी एक आक्रमण हुआ जिसमें चोल साम्राज्य पराजित हो गया था। उस समय हमने देखा था कि चालुक्य राजा था तैल द्वितीय और उसका पुत्र था सत्याश्रय, और वहीं तैल द्वितीय इसको भी हमने देखा था। दोनों के समय भी चोल राजा पराजित हुए थे। तो चोल राजा श्रीलंका के क्षेत्र में भी पहले पराजित हुए। जो चालुक्य वंश है उनके राजाओं के खिलाफ भी यह पहले पराजित होते हैं, बाद में यह युद्धों को जीतेंगे। और इसमें आप ध्यान रखेंगे करिकाल का नाम सबसे फेमस है, या हम कहें आदित्य द्वितीय, यह सबसे फेमस है क्योंकि इसी ने बड़ी विजय यात्राएं की, बड़े क्षेत्रों को इन्होंने जीता था। अब क्या करते हैं जो राजराज हैं, क्योंकि चालुक्य वंश के राजाओं ने इनको हराया था पहले या ज्यादा शक्तिशाली थे, तो राजराज अपने पुत्र राजेंद्र चोल को भेजते हैं कि वह चालुक्य वंश के राजाओं को पराजित करे। राजराज यह आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद जो सत्याश्रय है तैल द्वितीय का पुत्र, उसको यह पराजित करते हैं। इससे जो रट्टपाड़ी का क्षेत्र है वह चोलों के अधीन हो जाता है। इसके बाद राजराज ने वेंगी के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। यहाँ उत्तराधिकार का द्वंद्व चल रहा था, हमने देखा था शक्तिवर्मन और
विमलादित्य के मध्य। और एक दूसरा प्रत्याशी भीम या चोड़ भीम के नाम से जो फेमस है। तो राजा कौन हो वेंगी साम्राज्य में, इसको लेकर युद्ध चल रहा था, आपसी शत्रुता भी थी और बाहर से भी भीम का नॉमिनेशन मिल रहा था। तो इसमें क्या होता है, जो भीम था उसको पराजित कर देते हैं कौन, राजराज, और उसके बाद जो शक्ति वर्मन है उसको वेंगी साम्राज्य का राजा बना देते हैं। पूर्वी चालुक्य क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि वहां भी उत्तराधिकार विवाद था। तो राजराज ने जो पूर्वी चालुक्य वंश है उससे मित्रता स्थापित की और शक्ति वर्मन को राजा बनाया। तो अभी हमने देखा कि विवाद है और उस विवाद में जो चोल वंश है वह हस्तक्षेप करेगा और शक्ति वर्मन को राजा बना देगा। राजराज ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया, किससे, शक्ति वर्मन के भाई विजयादित्य से। अब आप इसको कूटनीतिक चाल कहेंगे, क्योंकि राजा बनाया जा रहा है शक्ति वर्मन को और विवाह किया जा रहा है विजयादित्य के साथ। अब इन भाइयों के मध्य जो शत्रुता होने की संभावना है या जो उत्तराधिकार द्वंद्व होने की संभावना है वह संभावना भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक भाई से पारिवारिक संबंध स्थापित कर लिए पुत्री का विवाह करके और दूसरे भाई से राजनैतिक संबंध स्थापित कर लिया उसको राजा बना के। तो इस तरह वेंगी के क्षेत्र में चालुक्य वंश कमजोर पड़ जाता है और जो चोल वंश है वह अपने प्रभाव को दिखा पाता है। राजराज इसके बाद आगे बढ़ता है और जो मालदीव द्वीप था उस पर भी अधिकार कर लेता है। जो यह चालुक्य वंश था और उसका जो राजा था सत्याश्रय, यह दरअसल भीम को राजा बनाना चाहता था। वह द्वंद्व हमने पीछे देखा है कि भीम को राजा बनाना चाहता था लेकिन शक्तिवर्मन अंततः राजा बन जाता है। राजराज से संबंधित कुछ उपलब्धियां हम देख लेते हैं, क्योंकि राजराज बहुत फेमस राजा है और बहुत बड़े स्तर पर यह अपने क्षेत्रों का विस्तार करता है, चोल साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। इस कारण राजराज से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। राजराज की नीतियां पूछी जाती हैं, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं पूछी जाती हैं, राजनीतिक नीतियां पूछी जाती हैं। तो हमको राजराज से जुड़ी हुई कुछ उपलब्धियों को देखना होगा जिससे हम आसानी के साथ कनेक्ट कर पाएं। हमने देखा कि मालदीव द्वीप पर यह विजय स्थापित करता है, मतलब उस द्वीप को यह जीत लेता है, श्रीलंका को जीतता है, दक्षिण एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता है और मुख्यतः जो व्यापार पर अधिकार करने का द्वंद्व था उसके कारण यह बड़े आक्रमण करता है। अभी हम समझेंगे किस तरह का व्यापारिक मार्ग था और क्यों इस क्षेत्र को लेकर इतना विवाद हो रहा था। तो श्रीलंका के क्षेत्र को, दक्षिण एशिया के क्षेत्र को, इन सब को यह जीतता है, व्यापारिक मार्गों पर यह अधिकार करता है। श्रीलंका के क्षेत्र में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाता है। इसने फिर बड़े काम किए। कौन से बड़े काम? इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जो स्थानीय स्वशासन है उसको प्रोत्साहित किया। चोल साम्राज्य में आप ध्यान रखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका हमको बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। स्थानीय स्वशासन में यह चोल साम्राज्य बहुत प्रभावशाली था, बहुत बड़े परिवर्तन यह करता है अपने शासन क्षेत्र में। इसने ग्राम सभाओं की नियुक्ति की, स्वशासित निगमों की नियुक्ति की, जो सार्वजनिक धन था उस धन का दुरुपयोग ना हो उसको रोकने के लिए जांच पड़ताल विभाग की भी व्यवस्था की गई, उसका हिसाब किताब रखा गया। हर तरीके से यह कोशिश करता था कि स्थानीय स्वशासन चले ठीक से और जो सार्वजनिक धन है उसका सही ढंग से उपयोग हो, हर तरह से उस पर निगरानी रखने का काम किया गया। तंजौर के क्षेत्र में बृहदेश्वर मंदिर या जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं उसका निर्माण भी करवाया, जो कि एक फेमस शिव मंदिर है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाता है। बृहदेश्वर मंदिर अपने आप में बहुत फेमस है, आज की डेट में भी यह बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। तो चोल साम्राज्य में जो निर्माण कला है उसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है बृहदेश्वर का यह मंदिर। इसने न केवल शैव धर्म को प्रमोट किया बल्कि बौद्ध धर्म को भी इन्होंने सपोर्ट दिया। एक हमको घटनाक्रम मिलता है कि एक शैलेंद्र शासक होता है, मतलब शैलेंद्र क्षेत्र का शासक, उस वंश का शासक जिसका नाम है विजयोतुंग कर्मन। इसने क्या किया, नागपट्टनम के क्षेत्र में बौद्ध विहार बनाने की इच्छा व्यक्त की। किससे? राजराज से। और उसके लिए अनुमति मांगी राजराज से, क्योंकि यह इनका क्षेत्र है, यहाँ पे इनका अधिकार है। तो अपने क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विहार बने इस बात की अनुमति यह देते हैं। इससे हमको यह समझ में आता है न केवल शैव धर्म बल्कि अन्य धर्मों को भी यह लोग सपोर्ट कर रहे थे या कम से कम उनको परेशान तो नहीं ही कर रहे थे। तो इन्हीं कारणों से कोई साम्राज्य इतना शक्तिशाली बनता है। आप व्यवस्थाएं देखिए कि भूमि का सर्वेक्षण करवा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग ना हो वह भी कर रहे हैं, बड़े मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो दूसरा धर्म है उसको भी सपोर्ट
कर रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में देखें तो चीन के क्षेत्र में अपना दूत मंडल भेजते हैं व्यापार जिससे आगे बढ़ सके, और जो ऐतिहासिक प्रशस्तियां थी उनको भी इन्होंने लिखवाने का काम प्रारंभ किया। राजराज ने मुम्माडी चोल देव, जयगोंड, चोल मार्तंड, अरिमोल वर्मन आप जरूर ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा चुका है। राजाश्रय, चौलेंद्र सिंह, राजा मार्तंड, यह भी पूछा जा चुका है। ऐसी उपाधियां धारण की। तो राजराज से संबंधित यह प्रमुख तथ्य हैं जो शायद एग्जाम में पूछे जाएं, या फिर जब आप मेंस लिखेंगे तो आप इन तथ्यों का इस्तेमाल करके अपने आंसर को काफी इनहेंस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं राजेंद्र चोल प्रथम को। आप क्रम जरूर याद रखिएगा। अभी हमने देखा राज प्रथम को, अब हम देखने जा रहे हैं राजेंद्र प्रथम को। इस चार्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, तभी पूरी बात ठीक से समझ में आएगी। तो राजेंद्र प्रथम को अब हम देखते हैं। यह राजाधिराज का पुत्र था और इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, या दक्षिण का इसे नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि यह भी कोई युद्ध नहीं हारेगा, अपने क्षेत्र का लगातार यह विस्तार करेगा। इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया, जिसमें इडनू, रेनाडू जो कि रायचूर का दोआब है, बनवास का क्षेत्र, पुलिपाक्के जो कि नलगोंडा जिले का क्षेत्र है, मंडैक टक्कम का क्षेत्र जो कि मुख्यतः मान्यखेत का क्षेत्र है। दक्षिण भारत के इन शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है इन शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन को टफ बनाया जाए, इसलिए मैंने इन शब्दों को भी लिख दिया है। हालांकि इनके सामान्य नाम भी आप ध्यान रखें तो शायद उससे काम आपका चल जाए। जब क्वेश्चन को बहुत टफ बनाना होगा तो दक्षिण भारत के इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा कि राजेंद्र ने इन क्षेत्रों को जीता था या नहीं जीता था, या यह नाम किन क्षेत्रों का है। अपने शासन के 5वें साल जाते जाते इसने पूरे लंका क्षेत्र को जीत लिया, और जो लंका का राजा था महेंद्र पंचम, उसको बंदी बनाया और बंदी बनाकर उसको चोल साम्राज्य में ले आया। चोल साम्राज्य में ही इस महेंद्र पंचम की 12 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। इसने पांड्य क्षेत्र, केरल जनपद, उन सब पर अपना अधिकार स्थापित किया, और जो पांड्य जनपद था उसको जीतकर अपने पुत्र जटावर्मन को वहां उपराजा नियुक्त कर दिया। इसने अरब सागर में स्थित तदिमंतीब नामक द्वीप को भी जीत लिया। तो राजेंद्र चोल, जिसे दक्षिण का नेपोलियन कहा जा रहा है, यह लगातार अपने क्षेत्रों को बढ़ाता है। ये जो मैंने इन क्षेत्रों की बात की, दरअसल यह क्षेत्र है कहाँ पे? जब आप इन क्षेत्रों को देखेंगे, मतलब चोल साम्राज्य का जब उत्तर के क्षेत्र में विकास होगा, स्पेशली दक्कन के क्षेत्र में यह अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेंगे, तो वह उन क्षेत्रों को जीतेंगे। इस मैप में आप देखिए मान्यखेत बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। तो प्रारंभ में चोल साम्राज्य इस क्षेत्र तक होगा, फिर यह अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे यह अपने क्षेत्र को और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से लगातार यह क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब कोई चोल राजा किसी नई दिशा में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ करेगा, तब वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पहली बार इस क्षेत्र में कौन जाएगा, पहली बार इस क्षेत्र में कौन जाएगा, भारत के बाहर पहली बार अभियान कौन करेगा, तो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो क्षेत्र था जिसमें मान्यखेत बहुत फेमस था, उस क्षेत्र को चोल साम्राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में ले आता है। अब जो चालुक्य वंश है वह बहुत कमजोर हो जाएगा और इसका फायदा पूरी तरह से उठाएंगे राजेंद्र चोल। 1021 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने इस चालुक्य वंश पर दो तरफ से हमले किए। पहला मान्यखेत की ओर से, दूसरा तुंगभद्र और वेंगी के क्षेत्र में। इसी समय चालुक्य वंश में जय सिंह द्वितीय राजा बनता है। वहीं जो वेंगी का क्षेत्र है वहां पर शक्तिवर्मन के बाद विमलादित्य राजा बनता है। राजेंद्र चोल है चोल साम्राज्य में, जय सिंह द्वितीय है चालुक्य साम्राज्य में और विमलादित्य है वेंगी के क्षेत्र में। 3 राजाओं की हम बात कर रहे हैं। जो विमलादित्य है इसकी पत्नी हमें मिलेगी जो कि चोल साम्राज्य से कनेक्टेड है। अभी हमने पीछे देखा कि शक्तिवर्मन जिसको राजा बनाया था चोलों ने, उसके बाद विमलादित्य राजा बनेगा जो कि भाई है जिसका विवाह हुआ था चोल साम्राज्य से। हमने अभी पीछे देखा विमलादित्य जब राजा बनेगा तो इसका पुत्र होगा राजराज, और जो राजराज है यह सहायता मांगेगा राजेंद्र से, जिसके बाद राजेंद्र अपने सेनापति विक्रम चोल को भेजते हैं इनकी सहायता के लिए। शत्रुता किससे है या इनको भय किससे है? चालुक्य वंश से। इससे जो सेनापति है वह मदद करता है और अंततः राजराज राजा बन जाते हैं। विमलादित्य की पत्नियों में ही एक दूसरी पत्नी भी हमें मिलती है, लेकिन इसका नाम क्या है वह हमको ठीक से पता नहीं है, लेकिन इसके पुत्र का नाम हमें पता है, विजयादित्य सप्तम। अब यहाँ देखिए फिर से विवाद होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि एक शाखा जो कि चोल साम्राज्य से कनेक्टेड है, मतलब एक पत्नी जो चोल साम्राज्य से कनेक्टेड है,
चोल साम्राज्य इसको सपोर्ट करेगा और चाहेगा कि इसी के वंशज ही राजा बने। वहीं जो दूसरी पत्नी है जिसका पुत्र है विजयादित्य सप्तम, वह भी यह उम्मीद करेगा कि राजा बन जाए, तो उसके वजह से भी हमको वेंगी में विवाद दिखेंगे। विजयादित्य ने क्या किया, जो जयसिंह था उसकी तरफ यह चला गया, मतलब जयसिंह द्वितीय की तरफ, जो कि आपका चालुक्य वंश का है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि यह जाएगा कहां, चालुक्य वंश की तरफ, और यहाँ पे कौन है, राजराज की तरफ चोल साम्राज्य। अब फिर से चोल वर्सेस चालुक्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजा कौन बने इसको लेकर विवाद फिर से प्रारंभ हो जाएगा और विजयादित्य सप्तम चला जा रहा है जयसिंह की तरफ। अब राजराज क्या करेगा, राजाधिराज को पूर्वी भारत की ओर भेजेगा और इस राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय बनाएगा। मतलब एक तरह से पूरा मिशन जैसा यह स्टार्ट करेगा कि पूर्वी क्षेत्रों को यह जीत कर ले आए। वायसराय जो है इसके लिए शब्द मिलेगा महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर के रूप में राजाधिराज की नियुक्ति की जाती है और पूर्वी क्षेत्र में चोल साम्राज्य का विस्तार हो इस बात की इसे जिम्मेदारी दी जाती है। इसे एक पद भी दिया जाता है या एक उपाधि भी दी जाती है चोल पांडे की। इसने पूर्वी क्षेत्र में अपने अभियानों को प्रारंभ किया। सबसे पहले चक्करकोट्टम को इसने जीत लिया। इसके बाद चंद्रवंश के राजा इंद्ररथ को आदिनगर के युद्ध में पराजित किया। फिर जो कोशल नाडु था, दक्षिणी कोशल का क्षेत्र, उड्डू था उड़ीसा का क्षेत्र, इसको अपने अधीन किया। आगे बढ़ता हुआ यह बंगाल तक पहुंचता है और वहां पर जो दंडभुक्ति था उस पर भी हमला किया। धर्मपाल को भी इसने अपने अधीन किया और बंगाल में फिर से यह महिपाल को भी अपने अधीन करता है। तो धर्मपाल और महिपाल दोनों को यह अपने अधीन करता है। फिर इसने जो उत्तरी राठ था उन पर आक्रमण किया और जो गंगा नदी था जिसकी सीमा लग रही थी किससे, राठों से, उन पर यह अधिकार करता है। मतलब गंगा नदी तक यह पहुंचता है और वहां से जल लाना एक लक्ष्य होता है कि गंगा नदी का जल लाएगा और राज्याभिषेक यह करवाएगा। कहानी के रूप में हम देखते हैं तो राज्याभिषेक के समय गंगा का जल चाहिए होता था और उस जल को लाने के लिए राजराज को भेजा जाता है। जो क्षेत्र हैं गंगा नदी तक वह क्षेत्र विवाद करते हैं, मतलब विरोध करते हैं कि वह जाने नहीं देंगे। तो यह उन क्षेत्रों को जीतता हुआ जाता है और गंगा नदी तक जो क्षेत्र है वहां तक के सारे राजाओं को एक साथ पराजित या कर देता है। उसके बाद यह गंगा नदी का जल लेकर चोलों की राजधानी वापस लौटता है। एक तथ्य आपसे पूछा जा सकता है कि जल लेकर आया कौन था। अब यहाँ एक कंफ्यूजन वाली चीज आपको मिल सकती है। कंफ्यूजन क्या होगा, युद्ध जीत रहा था राजेंद्र चोल और जल लेकर कौन आया, विक्रम चोल। तो वास्तव में मतलब जल लेकर आया कौन, तो वह कहेंगे किसको, विक्रम चोल को। और युद्ध कौन जीत रहा था, राजेंद्र चोल। तो आप यह अंतर ध्यान रखिएगा कि परीक्षाओं में ज्यादातर दिया जाता है कि राजेंद्र चोल ने गंगा नदी तक के क्षेत्र को जीता था और गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। लेकिन वास्तव में जल लेकर कौन आया है, विक्रम चोल। मतलब हाथ में जल लेकर कौन आया है, विक्रम चोल। बिल्कुल डीप फैक्ट है यह। तो यह गंगा का जल लाया गया। इससे जो राजेंद्र चोल है इसकी शक्ति उत्तर भारत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जल लाने के बाद इसने एक कुंड बनवाया या जलाशय बनवाया जिसका नाम रखा चोल गंगम। चोल गंगम में यह गंगा नदी के जल को डालता है और उसके बाद अपना राज्याभिषेक यह करवाता है। लेकिन जो यह अभियान हुआ था, इस अभियान के साथ एक तथ्य हमें और दिखता है। बहुत सारे चोल साम्राज्य के सामंत इस अभियान में गए थे, लेकिन उसमें से कुछ सामंत ऐसे भी थे जो पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में ही बस गए। बाद में चोलों की एक शाखा आपको मिलेगी उस क्षेत्र में जिनके नाम भी मिलेंगे। तो वहां पे सबसे पहला कंफ्यूजन यह होता है कि यह चोल साम्राज्य से कनेक्टेड थे या नहीं थे। दूसरा, यह इस क्षेत्र में कैसे आ गए। तो जो अभियान हुआ गंगा नदी के लिए या गंगा नदी के जल के लिए, उस अभियान में बहुत सारे सामंत भी थे। तो उनमें से कुछ सामंत बंगाल के क्षेत्र में बस गए थे। ये विक्रम चोल वाला फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जगहों पर या मैक्सिमम जगहों पर आपको यही मिलेगा कि राजेंद्र चोल ही जल लेकर आया था। युद्ध जीता था राजेंद्र चोल ने, जल लेकर आया था विक्रम चोल। जो यह सामंत बसे हैं बंगाल के क्षेत्र में, इनके द्वारा ही बाद में जो मिथिला का क्षेत्र है वहां पर करंट जाति का विकास होगा और उसके बाद अंततः यह सेन साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा और एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। कौन सा साम्राज्य, सेन साम्राज्य या सेन वंश। 1135 के समय राजराज फिर से अपने विजय अभियान प्रारंभ करता है। इस बार उसकी नजर थी अडारम या किद्दक के क्षेत्र पर। यह जो क्षेत्र है यह श्री विजय साम्राज्य का हिस्सा था। अब देखिए, यह भारत के बाहर आक्रमण करना प्रारंभ करेगा। तो यह दूसरा चरण आप कह सकते हैं। मतलब एक चरण जब गंगा
नदी तक जाता है और वहां के क्षेत्र को जीतता है। दूसरा चरण यह भारत के बाहर जितने भी क्षेत्र हैं आसपास के, उनको यह जीतने का प्रयास करेगा। इसमें यह मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, इन सारे क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर देता है। जो चोल साम्राज्य है इसने बंगाल की खाड़ी को पार किया और जो कडारम का क्षेत्र है वहां का राजा था कुलोत्तुंग वर्मन, उसको भी इन्होंने पराजित किया। जो निकोबार द्वीप समूह है, जो मलय प्रायद्वीप है, वहां पर यह साम्राज्य था कौन सा, कडारम साम्राज्य। और 12 द्वीपों पर, मतलब निकोबार और मलय प्रायद्वीप के बीच 12 द्वीप थे, उन पर इनका अधिकार था। किसका, कडारम साम्राज्य का। इनका राजा था कुलोत्तुंग वर्मन, उसको पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करते हैं। अब हमको यह समझना होगा कि क्यों इन द्वीपों पर हमला किया जा रहा था, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे जो संसाधन है वह बहुत ज्यादा नहीं है और यहाँ के जो शासक है वह हमला कर नहीं रहे थे। तो क्यों इन द्वीपों पर हमला किया गया। इतिहास में एक बहुत डीप क्वेश्चन जाकर यह पूछा जाता है। तो 2-3 बेसिक फैक्ट हमको समझना होगा जिससे आप आंसर लिख पाएंगे। सबसे पहला फैक्ट जिसमें हम देखेंगे आर्थिक कारणों। आर्थिक कारणों में देखें तो जो श्री विजय साम्राज्य था यह केंद्र बना हुआ था पूर्वी जगत के साथ और पश्चिमी जगत के साथ व्यापार के बीच, और यहाँ पर बहुत सारे विवाद चल रहे थे। उन विवादों के कारण जो व्यापार था वह लगातार बाधित हो रहा था, जिससे अंततः नुकसान हो रहा था चोल साम्राज्य को। वह एक बड़ा कारण बना। चीन के साथ जो व्यापारिक मार्ग था वह भी बाधित हो रहा था। तो व्यापारिक कारणों से सबसे पहली बार इन्होंने आक्रमण किए। दूसरा राजनैतिक कारण भी हमें मिलता है। राजनैतिक कारण कैसे, जो इनका पिता था राजराज, उनका पहले से इन क्षेत्रों पर अधिकार था, मतलब वहां पर आक्रमण करके राजराज ने उन्हें अपने क्षेत्रों में शामिल किया था। बाद में कुछ समय के लिए यह क्षेत्र इनके अधिकार से बाहर चला जाता है, तो उन क्षेत्रों को फिर से अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए यह हमले किए गए होंगे। वो बेसिक रीजन हमें दिखते हैं। इस चीज को हम मैप में और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस मैप को देखिए तो शायद पूरी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यह क्षेत्र रहा मध्य एशिया का, यह रहा आपका भारत का पूरा क्षेत्र, यहाँ आपका हो गया पूर्वी एशिया और यहाँ हो गया आपका दक्षिणी एशिया। अब ट्रेड रूट्स को देखिए, एक तो बंगाल के क्षेत्र का ट्रेड रूट, दूसरा दक्षिण भारत में जो मुसलीपट्टम है वहां से जो बंदरगाह था वहां का ट्रेड रूट। तो यहाँ से व्यापारिक संबंध थे, यहाँ से व्यापार हो रहा था एक तो यह, दूसरा मध्य एशिया से जो यह बड़ा व्यापारिक संबंध था यह भी हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, जो नाव चलती थी उस नाव से यह व्यापार होता था। यहाँ 2-3 चीजें आप और ध्यान रखिए। जो चीन है वह फेमस था कपड़ा उत्पादन के लिए काफी ज्यादा। जो बंगाल का क्षेत्र है यह भी फेमस था सूती वस्त्र के लिए। जो दक्षिण का क्षेत्र है यह अपने मसालों के लिए बहुत फेमस था और यहाँ से आ रही थी मुद्रा। पूरा व्यापारिक चक्र इस तरीके से चल रहा था। अब क्या होता है, जब उन्नत किस्म की नाव बनने लगती है समस्या वहीं से खड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे पहले यहाँ से नाव चलती थी और भारत के क्षेत्रों पर यह आके रुकते थे, मतलब रुकना इनकी मजबूरी थी। तो जो भी व्यापारी मध्य एशिया से चलेगा वह भारत में जरूर रुकेगा और जब रुकेगा तो उससे भारत की आमदनी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। लेकिन जब उन्नत किस्म की नाव चलने लगी, मतलब एक बार में नाव ज्यादा दूर तक चलेगी। कैसे, नाव ज्यादा मजबूत होगी। ज्यादा मजबूत का मतलब ज्यादा क्षमता, और ज्यादा क्षमता मतलब राशन ज्यादा होगा, और जब राशन ज्यादा होगा लोग ज्यादा होंगे तो कुल मिलाकर जो व्यापार है वह बहुत लंबे क्षेत्र से हो सकेगा, मतलब बहुत लंबे समय तक यह लोग समुद्र में रह पाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, दक्षिण का जो व्यापार था जो बहुत फेमस हो चुका था वह व्यापार धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। और जो चोल साम्राज्य है उसका अधिकार आप क्षेत्र देखें तो गंगा नदी तक यह अधिकार कर चुके थे। जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पर भी यह अपना अधिकार बढ़ा रहे थे। और यहाँ आप समझिए जो ये क्षेत्र है सुमात्रा का क्षेत्र, यहाँ पर विवाद चल रहे थे। कैसे, उत्तराधिकार के। जो चेन साम्राज्य था जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की है, वह चेन साम्राज्य भी विस्तार कर रहा था और उनमें भी बहुत सारे द्वंद्व हो रहे थे। कुल मिलाकर यह ट्रेड रूट ही डिस्टर्ब हो गया था और उसका सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक अस्थिरता इन क्षेत्रों में जो फैल रही थी। चोल साम्राज्य क्या करता है, इन सारे क्षेत्रों को जीतता है और जीतने के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति फैली थी उस स्थिति को कंट्रोल करता है। जब हम इस आक्रमण के कारणों को देखते हैं तो यही सबसे बड़ा कारण हमें दिखता है। तो इस तरह से चोल साम्राज्य इन क्षेत्रों को जीतता है और जीतते हुए आगे बढ़ता है। वहीं जो चालुक्य साम्राज्य था वह लगातार कोशिश कर रहा था कि विजयादित्य को हरा दे, और चालुक्य साम्राज्य में विष्णुवर्धन था उस समय। विष्णुवर्धन यह कोशिश कर रहा था कि विजयादित्य को हरा दे। वहीं जो जयसिंह है वेंगी साम्राज्य का, वह भी यह कोशिश कर रहा था कि राजराज को वह
हटा दे। जयसिंह ने 1021 ईस्वी में अपने साम्राज्य का विस्तार करना फिर से प्रारंभ किया। इसने तुंगभद्रा नदी को पार किया और पार करने के बाद जो वेलारी का क्षेत्र है उसको इसने चोल साम्राज्य से छीन लिया, या हम कहें चोल साम्राज्य से उसको मुक्त करा लिया। उसके बाद एक व्यक्ति मिलेगा जगदयमल्ल उदयादित्य, वह इस क्षेत्र पर शासन करने लगा। जयसिंह के बाद राजा मिलेगा त्रैलोक्यमल्ल, उसके बाद आहोमल्ल, फिर सोमेश्वर प्रथम। मतलब समय के साथ राजा बदलते रहेंगे। सोमेश्वर के समय राजेंद्र चोल राजा होता है और यह सोमेश्वर को रोकने के लिए राजाधिराज को भेजता है वेंगी के क्षेत्र में, और यहाँ होता है आन्यकटक का युद्ध, या जिसे हम कहते हैं धन्नाड का युद्ध। यह युद्ध बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन यह लेकर आता है। इस युद्ध के बाद जो चालुक्य सेना है वह पराजित हो जाती है और माना यह जाता है यही चालुक्य सेना का अंत था। आन्यकटक का युद्ध चालुक्य सेना पर बहुत भारी पड़ता है और चालुक्य सेना इसके बाद फिर से नहीं उठ खड़ी हो पाती है। राजेंद्र प्रथम के बाद हम देखते हैं कि राजाधिराज राजा बनता है। 1044 से 1052 ईस्वी तक यह साम्राज्य को संभालता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल से देखेंगे, मतलब राजेंद्र प्रथम के बाद हम देखेंगे राजाधिराज को, और उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि कैसे इतना बड़ा साम्राज्य, इतना शक्तिशाली साम्राज्य जो स्थापित हुआ था वह कैसे समाप्त हुआ, या उसका पतन किस प्रकार से हुआ। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।